9 अगस्त 2024 ये वो तारीख थी जिस दिन ब्राजील की लोकल एयरलाइन वोपास लिन्हास की फ्लाइट 2283 क्रैश हो गई। ये प्लेन जो ATR 72-500 मॉडल था को कई वीडियोस में आसमान से नीचे गिरते हुए देखा गया। ये एयरक्राफ्ट जो कैस्केवेल से sao paulo जा रहा था अपनी लैंडिंग से सिर्फ कुछ मिनट पहले ही क्रैश हो गया, जिसमें 57 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स की जान चली गई। ये ना सिर्फ 2011 के बाद ब्राजील का पहला बड़ा क्रैश था, बल्कि इसने ब्राजील की एविएशन हिस्ट्री में भी एक भयंकर रिकॉर्ड बना दिया। एक वीडियो में इस प्लेन को आसमान से फ्री फॉल करते हुए भी देखा गया, जैसे कोई कटी हुई पतंग नीचे गिर रही हो। ये वीडियोस रिलीज होने के बाद एविएशन कम्युनिटी में डर का माहौल बन गया, क्योंकि ऐसे ही कोई भी प्लेन फ्री फॉल करते हुए नीचे नहीं गिरता। प्लेन्स बिना पावर के सिर्फ ग्लाइड करके ही नीचे आ सकते हैं। तो ऐसा आखिर हुआ कैसे? कैसे कोई एक प्लेन फ्री फॉल करते हुए नीचे गिर गया? क्योंकि यूजुअली प्लेन्स ग्लाइड करते हुए ही नीचे आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्या वजह थी जो इस फ्लाइट के क्रैश का कारण बनी। चलिए अब हम इस हादसे की डिटेल्स को समझते हैं। वोपास लिन्हास एक लोकल ब्राजीलियन एयरलाइन है जो मोस्टली डोमेस्टिक डेस्टिनेशंस को कवर करती है। इनके पास ATR 72-500 टाइप के 8 एयरक्राफ्ट्स हैं। इन्हीं में से एक एयरक्राफ्ट इस ट्रैजिक क्रैश में शामिल था। ATR 72 एक ट्विन इंजन टर्बोप्रॉप एयरक्राफ्ट है और इसके नाम में जो 72 है वो इसकी सीटिंग कैपेसिटी को दिखाता है। इस एयरक्राफ्ट को ATR, जो एक फ्रेंच और इटालियन कंपनी है, ने बनाया है और एयरबस का 50% स्टेक है ATR में, जो अपनी टेक्नोलॉजी भी ATR के साथ शेयर करता है। जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ वो 14 साल पुराना था और 2022 में वोपास लिन्हास ने इंडोनेशिया की पेलिटा एयर सर्विसेज से खरीदा था। 9 अगस्त 2024 को फ्लाइट 2283 ने sao paulo से सुबह 9:06 पे कैस्केवेल के लिए उड़ान भरी। ये डेस्टिनेशन का जो डिस्टेंस था वो सिर्फ 700 किलोमीटर का था और ये फ्लाइट बिल्कुल ही नॉर्मल फ्लाइट थी, जो sao paulo से टेक ऑफ करने के 2 घंटे 11 मिनट बाद करीब सुबह 11:01 पर कैस्केवेल में सेफली लैंड हो गई। ये फ्लाइट ऑलरेडी अपने स्केड्यूल टाइम के हिसाब से लेट थी और इसको कैस्केवेल से पैसेंजर्स लोड करके वापस sao paulo भी जाना था। इसी वजह से अनलोडिंग के बाद जल्दी सफाई का काम किया गया और ठीक 41 मिनट बाद इस फ्लाइट ने कैस्केवेल से वापस sao paulo जाने के लिए उड़ान भरी। फ्लाइट में टोटल 57 पैसेंजर्स और पायलट समेत 4 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। इस क्रू में 61 साल के हम्बर्टो डी कैम्पोस फर्स्ट ऑफिसर थे, 35 साल के डेनिलो सैंटोस कैप्टन थे और 2 फीमेल क्रू मेंबर्स मौजूद थी। सुबह 11:58 पर फ्लाइट 2283 ने कैस्केवेल से टेक ऑफ करते ही लेफ्ट टर्न लिया और 17,000 फीट का एल्टीट्यूड मेंटेन करने लगी, जिसको क्रूजिंग एल्टीट्यूड भी कहा जाता है। 12:21 पे टेक ऑफ से करीब 23 मिनटों बाद 17,000 फीट का एल्टीट्यूड मेंटेन कर लिया गया। कैस्केवेल से sao paulo अगर सीधा जाया जाए तो बीच में काफी बड़ा पहाड़ी एरिया पड़ता है, जिसको अवॉइड करने के लिए तमाम फ्लाइट्स या तो ईस्ट में पैसिफिक ओशन के ऊपर से जाती हैं या फिर वेस्ट में प्लेन लैंड के ऊपर से होकर गुजरती हैं। फ्लाइट 2283 ने भी इस माउंटेन रेंज को बाईपास करने के लिए हल्का सा लेफ्ट टर्न लिया और फिर सीधा sao paulo की तरफ जाने लगी। रेडार के मुताबिक पहला 1.5 घंटा बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में गुजरा, जिसमें प्लेन का एल्टीट्यूड 17,000 फीट के आसपास ही मेंटेन था और ग्राउंड स्पीड थी 460 किलोमीटर प्रति घंटा। 1:07 पर फ्लाइट 2283 ने एक शार्प लेफ्ट टर्न लिया और अपनी डायरेक्शन कैंपिनास शहर की तरफ कर ली, जहां से अप्रोच बनाकर उसको sao paulo एयरपोर्ट पर लैंड करना था। 1:20 पे जब वो कैंपिनास के साउथ में आबादी के ऊपर मौजूद था, तब पहली बार उसकी ग्राउंड स्पीड कम हुई। जो एयरक्राफ्ट 460 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, उसकी स्पीड घटकर अब 159 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। अब स्पीड कम होने का रीजन क्या था ये तो अभी तक पता नहीं चला, लेकिन अगले ही मिनट 1:21 और 2 सेकंड पे पायलट ने अपनी ग्राउंड स्पीड को 400 किलोमीटर प्रति घंटा पर मेंटेन कर लिया। हालांकि इस वक्त तक पायलट ने किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन ATC को नहीं दी थी। ये वो पॉइंट था जहां से प्लेन की डायरेक्शन sao paulo एयरपोर्ट की तरफ करनी थी।
और रेडार में हम देख भी सकते हैं कि पायलट ने प्लेन को राइट टर्न करवाना भी शुरू कर दिया था। लेकिन सिर्फ 13 सेकेंड्स बाद 1:21 और 15 सेकेंड पर जब वो टर्न कर ही रहा था कि पहले अचानक ग्राउंड स्पीड कम हुई और उसके साथ वर्टिकल स्पीड यानी जिस स्पीड से प्लेन ऊपर या नीचे जाता है वो भी कम होने लगी। रेडार पर देखा गया कि 17,000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ने वाला प्लेन अचानक से 13,000 फीट पर मिनट की स्पीड से नीचे आने लगा और वो भी गोल घूमता हुआ। और इस दौरान इसकी ग्राउंड स्पीड 400 किलोमीटर प्रति घंटे से घटकर 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई और इस पूरे प्रोसेस को होने में सिर्फ 1 मिनट और 14 सेकंड्स का ही समय लगा। यानी इतने कम समय में एक जहाज 17,000 फीट के ऊंचाई से सीधा जमीन पे आ गिरा और इस दौरान ये प्लेन 180 फीट पर सेकंड की स्पीड से नीचे आ रहा था। और शायद पायलट्स के पास भी अब इतना समय नहीं रह गया था कि वो अपनी सिचुएशन के बारे में एटीसी को इन्फॉर्म कर सकें। जिस जगह प्लेन की वर्टिकल स्पीड कम होना शुरू हुई और जिस जगह प्लेन क्रैश किया, इसके बीच सिर्फ 1.3 किलोमीटर्स का ही डिफरेंस देखने को मिलता है। इस अचानक गिरने के पीछे की असली वजह क्या थी, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए जो इन्फॉर्मेशंस मौजूद हैं उसके हिसाब से जिस एरिया में क्रैश हुआ वहां 12,000 से 21,000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहले से ही बर्फ जमने की इन्फॉर्मेशंस पायलट्स को दी गई थी, जिसको सिगमेंट एडवाइजरी यानी सिग्निफिकेंट मेटेरोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन भी कहा जाता है। अगर प्लेन के विंग्स पर बर्फ जमना शुरू हो जाए तो ये काफी खतरे की बात होती है, क्योंकि बर्फ की वजह से प्लेन की एरोडायनेमिक्स बदल जाती है और हवा जो उसको लिफ्ट देती है वो लिफ्ट अब कम हो जाता है। बर्फ जमने से एक दूसरी प्रॉब्लम ये भी होती है कि एयरक्राफ्ट के जितने भी मूविंग पार्ट्स हैं, जैसे रडर, विंग्स, एलिवेटर्स और एलरॉन, इन सब के बीच में बर्फ जम जाती है, जिसकी वजह से ये सारे मूवेबल पार्ट्स मूव नहीं कर पाते। यानी पायलट के इनपुट देने के बावजूद प्लेन राइट या लेफ्ट मूव नहीं कर पाएगा। और इसी चीज से बचने के लिए अक्सर मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स में ऑटोमेटिक हीटिंग सिस्टम होता है जो इन जैसे मूवेबल और इम्पोर्टेंट पार्ट्स पर बर्फ को जमने ही नहीं देता। और तो और कुछ एयरक्राफ्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी फ्लाइट से पहले इनके ऊपर केमिकल की कोटिंग की जाती है, जो इन एयरक्राफ्ट्स के पार्ट्स पे बर्फ जमने से बचाता है। ATR 72-500 एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसमें डी आइसिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। इसके विंग्स पर न्यूमेटिक डी आइसिंग बूट्स लगे हैं जो धीरे धीरे बर्फ को हटाते रहते हैं। और तो और इसके प्रोपेलर्स, विंडशील्ड और इंजन पे भी डी आइसिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड रहता है। और इन सब के बावजूद अगर पहले से बर्फ की फोरकास्ट हो तो पायलट कोशिश करते हैं कि उस एल्टीट्यूड पे फ्लाई ना करें या फिर उस एरिया को अवॉइड करें जहां बर्फ जमने के चांसेस होते हैं। क्रैश के बाद फ्लाइट 22A3 का ब्लैक बॉक्स रिकवर कर लिया गया है और उम्मीद है कि आने वाले महीनों में इस क्रैश की असली वजह का पता चल जाएगा। पर फिलहाल अभी तो ये मिस्ट्री बनी हुई है कि आखिर एक प्लेन जो 17,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा है वो अचानक से फ्री फॉल करते हुए नीचे गिर जाता है। खैर, इस रहस्य के ऊपर से भी पर्दा जल्दी ही उठ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए स्टे ट्यून टू टाइम टीवी। थैंक यू।